प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 कदम। पहले एपिसोड के 10 कदम में हमने ग्राफ का खेल सीखा था। समझ में आ गया था क्या स्लोप होता है, क्या एरिया होता है, और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ से आपको बताया था कि 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए थे। अब आज जो सीखा है उसको फील्ड में उतर कर खेलते हैं मस्ती से। डायग्राम में स्माइलिंग फेस रखना। देखते हैं क्वेश्चन। एरिया अंडर द कर्व बेस क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में जब भी कुछ पढ़ो वो बोले एज शोन इन फिगर, एज शोन डायग्राम, उसके आगे मत पढ़ना, सीधे डायग्राम पर, ग्राफ पर, जो भी उसके पास पहुंच जाना। फॉर द गिवन साइकिल द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस एस। दिख रहा है, नहीं बोला लेकिन डायग्राम दिख रहा है। प्रेशर वॉल्यूम दिख रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। वर्क डन पूछा जाए, आइसोबैरिक प्रोसेस, आंसर जूल में जाएगा। कौन सा आइसोबैरिक? ए टू बी। क्या हो गया? पीडीवी, ए डेल्टा डिफरेंस 2, दिस इज 3 टू जा 6। इसका मतलब जीरो तो होगा नहीं और इंटीजर में 6 शुरू में होना चाहिए। काय को सॉल्व करूं? सीधे देखूं 400 फाइनल 600 जूल। काय को करें कैलकुलेशन? स्मार्टनेस से बढ़ना चाहिए। अच्छा एक बात सोचो, अगर यहाँ पे पूरा साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन पूछते तो इसका तो आइसोकोरिक 0, इसका हो गया प्लस 600। जरा इसका देखें तो ये माइनस तो होगा ही। ये क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है, और ट्रेपेजियम के लिए कितना है? 1। ये कितना है? 3। 1 + 3/2, 2 इंटू डिफरेंस कितना है? 2 इंटू 2 4, यानी कि -400 प्लस 600, कुल कितना हो गया? +200। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं बोलूं कि ये पॉजिटिव वर्क, ये 0 वर्क, ये माइनस वर्क, इसकी वैल्यू 600 जूल, इसकी वैल्यू -400 जूल, तो साइक्लिक प्रोसेस का अगर वर्क डन बोले तो +200 जूल आ गया। और कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं ट्रिक का। साइक्लिक प्रोसेस घुमा के तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर क्लॉकवाइज नेचर का साइक्लिक तो पॉजिटिव वर्क ऑप्शन में देखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज नेचर का तो नेगेटिव वर्क। लेकिन चेक कर लेना प्रेशर वॉल्यूम एक्सेस को, वॉल्यूम एक्सेस एक्स पे होनी चाहिए और प्रेशर वाई पे होना चाहिए। रिवर्स हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना, रटना मत, सावधानी से चलना, इसकी जरूरत नहीं अपने को। अगला क्वेश्चन, द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। चले गए साहब, आगे बढ़ना ही नहीं पढ़ने के लिए। FT ग्राफ का एरिया हमको मालूम है, क्या पता था? चेंज इन मोमेंटम। वो किस इंटरवल पूछता है जरा देखते हैं। आपने सोचा चेंज मोमेंटम, द चेंज मोमेंटम वही लिख दिया इसने, ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, यानी 0 to 8 सेकेंड में हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। एरिया कैलकुलेट कर लें, ये 2 है, ये 6 है, राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू 2 इंटू 6, 2 कैंसिल, +6, दोनों का डिफरेंस 2 3 जा, यहाँ पे -6, और यहाँ देखें डिफरेंस कितना? 3, ये कितना डिफरेंस कितना? सॉरी 4, ये कितना? 3 4 3 जा 12। तो यूँ कह सकते हो दिस इज +6, दिस इज -6, दिस इज +12। किस इंटरवल पूछा है? जिसमें पूछा जाए 2 में 6, इसमें -6, इन दोनों में 0 से 4 में। हमसे पूछा 0 से 8, यानी कि 0 से 8 पूरा जोड़ दीजिए, +6 -6 कैंसिल, यानी कि 12। तो जितना पूछ सकते हैं अपन ने करा, और अपना जो क्वेश्चन था उसका जवाब आ गया 12 न्यूटन सेकेंड। खत्म, कॉन्फिडेंस से टिक करके आगे बढ़ जाइए। ये तो सॉल्यूशन दिखा दिया। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना। इनिशियली एट रेस्ट acted upon by variable force whose x component varies with x in as manner shown। आगे नहीं बढ़ना, पहुंच गए यहाँ पर। अच्छा, एफ एक्स में ग्राफ है, ग्राफ के एरिया तो बहुत सिंपल दिख रहे हैं। अब जरा देखें, एफ एक्स का एक ग्राफ है और हमको मालूम है एफ एक्स का ग्राफ एरिया क्या बताएगा? वर्क डन। और जैसे आप वर्क डन, मन में आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, लास्ट मैंने कहा था एपिसोड में। अब देखते हैं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियली काइंडी का एनर्जी 0। क्या पूछा है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x = 8 and 12 रेस्पेक्टिवली। 8 and 12, 8 का मतलब यहां तक का एरिया, पूरा एरिया जुड़ रहा है, पॉजिटिव है। उसके बाद एरिया 8 to 10 में नेगेटिव हो गया, और 10 to 12 फिर पॉजिटिव हो गया। तो अगर मैं 8 के लिए पूछूं तो यहां तक का एरिया, और 12 का पूछूं तो पूरा 0 से लेकर 12 तक का एरिया। मुझे दिख रहा है इसके अंदर कि ये दो एरिया, ये 3 है डिफरेंस, ये
2 है डिफरेंस, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये 3 इंटू 10 30 हुआ, ये 2 इंटू 10 20 हुआ, ये है 30, ये है 20, और जरा ये भी देख लें कितना हुआ, ये हमारा 5 है और ये हमारा 20 है, तो 5 इंटू 20 100, ये सब तो हो गए प्लस आराम से कैलकुलेशन के लिए। अब अगर मैं 8 तक बोलता हूं तो ये हो गया 130, लेकिन अगर मैं 12 तक जाता हूं तो मुझे ये भी कैलकुलेट करना होगा, और ये मैं अगर देख रहा हूं तो मेरे पास में 2 कॉम्बिनेशन, एक रेक्टेंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या कह दीजिए इस समय जो भी ट्राइंगल है, यहां पर ये तो हो गया 22.5 इंटू 2 माइनस 45, और ये हो गया 1/2 2.5 इंटू, ये वापस 2.5 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2.5। अब आप देख सकते हो ये दोनों मिलके हो गए माइनस 47.5। तो मैं कैलकुलेशन क्यों करूं, सीधे जवाब दे सकता हूं कि यहां अगर मैं 30 के बाद जाता हूं तो माइनस हुआ ज्यादा और प्लस हुआ कम, इसका मतलब 0 से 12 तक का एरिया 0 से 8 के एरिया से कम होगा, यानी कि 12 पर स्पीड 8 से कम होगी, क्योंकि फॉर्मूला सीधा 1/2 mv² इज इक्वल टू एरिया। अब आप समझ गए होंगे स्मार्टनेस का तरीका कि मेरा 0 से 8 के हिसाब से 8 पे स्पीड ज्यादा होगी और 12 पे स्पीड कम होगी। ये ऑप्शन देख लीजिए, काहे को कैलकुलेशन करूं, शुरू की स्पीड ज्यादा होगी, ये फेल, ये फेल, अब रह गए दोनों सेकंड थर्ड, शुरू की स्पीड ज्यादा होगी, बाद की कम होगी, तो ये ज्यादा होगी, कम कम करना है, इसका मतलब थर्ड आंसर हो गया। ये स्मार्टनेस है, मैंने कोई कैलकुलेशन ही नहीं करी, जबकि हो सकता है कि बच्चे क्वेश्चन देख के छोड़ देते यार कौन करे, लेकिन ये स्मार्टनेस देखिए आपने, एरिया से दिख रहा था कि नेगेटिव वाला है, वापस समझा रहा हूं ये पॉजिटिव वाला, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब आगे 8 to 12 जाते तो नेगेटिव ऐड ज्यादा हो रहा है और पॉजिटिव ऐड कम हो रहा है, इसका मतलब कुल मिला के नेगेटिव ऐड हो रहा है, यानी कि 8 के बाद हम 12 तक जाते हैं तो टोटल 8 बाद में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कुल मिला के 130 से भी कम हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका हो गया, बिना किसी कैलकुलेशन के आपको मालूम पड़ गया कि 8 पर स्पीड शुरू में ज्यादा है तो 12 पर स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से पहली वाली स्पीड ज्यादा और दूसरी स्पीड कम, पहली ज्यादा होनी चाहिए इसलिए 1 और 4 फेल, पहली स्पीड ज्यादा, ये दोनों में से दिख रहा है सेकंड थर्ड, लेकिन दूसरी क्या होनी चाहिए, कम, इसका मतलब थर्ड आंसर होना चाहिए। ये स्मार्टनेस को समझिए। फिर भी सॉल्व किया होगा जिसने भी दिया होगा, दिख रहा है आपको 130 इंटू 1/2, वो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 500 पर 1000 ग्राम, तो 1/2 v², ये निकल गया। अपन ने बोल दिया था कि दूसरी स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। टाइम सेव करना है, स्पेस भी रफ सेव करना है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, two thin dielectric slabs of dielectric constant K1 K2 are inserted between the plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure। जैसे मन में है PPC, बस दिमाग में आना चाहिए, कुछ भी कर दो, जितना भी रीजन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जहां लगा देंगे डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज E इज प्रोपोर्शनल टू 1/K। अभी क्या बोल रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plates with distance d as matter from plate D। The variation of electric field between the plates with distance d as measured from plate P is correctly shown by। मैं एक्साइटमेंट में चल रहा हूं क्योंकि दिख रहा है जब मैं जाऊंगा यहां पे एयर है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक है, फिर एयर है, फिर डाइलेक्ट्रिक है, फिर एयर है, इसका मतलब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली ज्यादा होना चाहिए, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कम हुआ, फिर वापस वही आ गया, फिर और कम हुआ, फिर वापस वही आ गया, इसका मतलब 0 तो होना नहीं चाहिए और बढ़ना नहीं चाहिए। अगर हम P से Q की ओर जाते हैं तो जो बढ़ रहा है गलत, ये इंटरवल चल रहा है, ये एयर वाला, ये वाला 0 हो जाए, ये भी गलत, तो 1 और 4 तो गए, अब ये 2 रह गए। अब आप देख सकते हो कि K1 इज लेस देन K2, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/K, या यूं कह दो K2 इज मोर देन K1, यानी E2 इज लेस देन E1, इसका इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया और मेरा आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। वापस समझना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसलिए जो भी रीजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतने रीजन में यूनिफॉर्म होगा। जैसे मीडियम चेंज होगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, K1 K2, K2 की वैल्यू उल्टा कह दो K1 से ज्यादा, इसका मतलब E2 की वैल्यू E1 से कम होनी चाहिए,
यानी यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ में इससे कम होना चाहिए, इसलिए यहां तो क्या दिखा रहा है, बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हमारा ग्राफ होना चाहिए जहां पे ये वैल्यू E2 की E1 से भी कम है। क्वेश्चन में दम है। अब किसी साथ गम नहीं है, डायग्राम क्वेश्चन हो कि ग्राफ क्वेश्चन हो, हमेशा चित्र की तरह, पिक्चर की तरह होते हैं, इसलिए इसमें हमेशा मस्ती से इनको करना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट लगाया, इज प्रोपोर्शनल टू 1/, और आपका क्वेश्चन हो गया, ये लिख दिया। नेक्स्ट लेते क्वेश्चन, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर n of identical cells having resistance internal R which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited. कई बच्चे इसको पढ़ते घबरा जाते हैं। And the current I is measured. शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, जो भी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है वो शॉर्ट हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। Which of the graph shows the correct relationship between I and N? आप समझ गए होंगे, जब नॉर्मली हम बोलते हैं रेजिस्टेंस अगर होता तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल R प्लस NR होता, लेकिन R क्या हो गया, 0 हो गया, तो कुल रेजिस्टेंस क्या हो गया, NR रह गया। कुल EMF कितना हो गया, NE हो गया। तो करंट क्या हो जाएगी, सीधे बोल दोगे टोटल EMF NE, टोटल रेजिस्टेंस R तो हो गया कैपिटल 0, ये करंट E/R। इसका मतलब ये करंट N से फ्री हो गई, ये कहते हैं N की पावर 0, करंट N पे डिपेंड नहीं करेगी, इसका आंसर फर्स्ट हो गया। वापस समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आपने नहीं पढ़ा तो आप गलती कर सकते हो। शॉर्ट सर्किट का मतलब जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कभी लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो RL 0 हो जाता है। या नॉर्मली अपन कहते हैं करंट क्या होती है, टोटल EMF अपॉन R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल। इंटरनल आपका NR हो गया। मैं हल्का सा रिकॉल कर रहा हूं ताकि ध्यान आ जाए, ये इस समय शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो NE अपॉन NR हो जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मतलब जरूरत ही नहीं, समझ में आ गया आपको, N से फ्री है। अगला क्वेश्चन, द सर्किट रिप्रेजेंट ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर व्हेन स्विच एज इज ओपन, द आउटपुट वोल्टेज V0 पैटर्न अक्रॉस RL व्हेन S इज क्लोज्ड। देख रहे हैं हम इस डायग्राम में, फुल वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है। जनरली हम देखते हैं कि ये नहीं होता है, पता नहीं क्या लगा रखा है, और एकदम दिमाग में आता है वो वेव पैटर्न, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जल्दी में कोई ये टिक कर सकता है, लेकिन ये कुछ लगा हुआ है, इसका कोई रोल है, तो आंसर तो ये होना चाहिए, पक्की बात है। अब क्यों हो रहा है, तो जरा समझे कंसेप्ट। आपको मालूम है यहाँ पे साइकिल चलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे हमने क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये प्लस मानो, ये माइनस मानो, तो आराम से नॉर्मली फ्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के साथ 2 डायोड सीरीज में होकर आउटपुट दे देंगे। हम देख सकते हैं हो जाएंगे आपके, ये फॉरवर्ड वायस हो गया, इधर ये माइनस हुआ, तो ये हो गया फॉरवर्ड वायस। इसका मतलब D1 और D3 के थ्रू RL के अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, जैसे वो नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। जैसे वो फॉरवर्ड बायस ये काम करे सिंपल वायर की तरह, इसका मतलब पूरी करंट यहां से फ्लो कर जाएगी, ये पूरा RL क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के हिसाब से यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम करेगा सिंपल वायर की तरह। तो इसके नेगेटिव हाफ साइकिल में ये सिंपल वायर की तरह 0 रेजिस्टेंस वायर की तरह काम करेगा, इसलिए ये RL शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कोई आउटपुट RL के अक्रॉस नहीं मिलेगा, पूरी करंट D डायोड से फ्लो हो जाएगी। इसका मतलब नेगेटिव साइकिल में आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। आ गया समझ में, इंपॉर्टेंट 2 बातों के लिए, एक तो रट्टाफिकेशन सीधा आपको आंसर टिक नहीं करना चाहिए, आराम से डायग्राम को देखिए, स्पेशली डायोड को लगा रखा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या समझिए और फिर देखिए। और अगर आप नहीं समझ पाते तो भी आपको मालूम ये तो नहीं हो सकता, तो भी आपका आंसर क्या होगा ये, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर चुके हो। ये आपका आंसर होता था अगर ये D नहीं होता, ये है, इसका तो कोई बात है, इसलिए आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर डेवलप कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, जरूरत तो नहीं है, वही लिखा है जो समझाया था। नेगेटिव साइकिल में D डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, तो शॉर्ट सर्किट के हिसाब से सिंपल वायर काम कर रहा है, तो आपको RL के अक्रॉस आउटपुट नहीं मिलेगा। थर्मो का क्वेश्चन देखिए साहब, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेट एज द फॉलोइंग डायग्राम। 4 प्रोसेस होती हैं, एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, पक्की बात है, पहले बता दिया है।
मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, हमको देखना है क्या है, पहचान ले पहले कौन सी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले 1 हो गई आइसोकोरिक, 4 हो गई आइसोबैरिक, यानी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट। और हमको मालूम है थर्ड और फोर्थ में बोले तो अपनी प्रैक्टिस करिए, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा एडियाबेटिक होगी, तो सेकंड क्या होगी एडियाबेटिक, थर्ड क्या हो गई आइसोथर्मल। मैच करना है पी प्रोसेस 1, क्या बोला था मैंने आइसोकोरिक, पी से सी होना चाहिए। देखे जरा, पी से डी गलत, पी से ए गलत, रह गए 1 और 2। आगे चलिए जरा, आइसोबैरिक बहुत आसान है। फोर्थ नंबर एस आइसोबैरिक, एस से बी होना चाहिए, एस से ए गलत, एस से बी सही, यानी कि आंसर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। वैसे भी आप आगे चेक कर सकते हो, आंसर तो हो गया। फिर भी ये सब फालतू में लिखे हैं, कभी सोचते ये टेम्परेचर लिखेंगे क्या कर रहे, अरे वो तो होंगे ना, क्योंकि ये आपका शॉर्ट जितना भी सेट ऑफ ये है, ये क्या अलग अलग 300 केल्विन, 500 केल्विन, 700 केल्विन पे आइसोथर्मल कर्व्स हैं जो आपस में क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। वो तो फ्रेमिंग की बात है, उन डेटा का कोई यूज़ नहीं है। अगर हम इसको सेकंड थर्ड से भी देख लें तो हमको मालूम है सेकंड वाला क्या हुआ एडियाबेटिक, चेक कर लो इनमें से। सेकंड वाला क्यू, एडियाबेटिक कौन सा ए, तो क्यू से ए होना चाहिए, क्यू से ए दिख रहा, सही आंसर है। आर से डी भी चेक कर लो। थर्ड क्या है आइसोथर्मल, आर से डी, आर से डी, आर से डी, फाइनली फर्स्ट आंसर हो गया। तो चारों प्रोसेस को हम पहचाना जानते हैं तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ले अगला क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम xt ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये लिखना बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन अपन सीधा जो ग्राफ दिख रहा है, जब ये पोजीशन टाइम है, स्लोप क्या होगा वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, यहाँ स्लोप क्या हो गया 0, वेलोसिटी क्या हो गई 0 यानी रेस्ट। पढ़ो भैया, नो एक्सीलरेट नहीं, एक्सीलरेट नहीं, एट रेस्ट नहीं, हाँ मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t नॉट एंड देन स्टॉप्स, आंसर 4। मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा बच्चों क्वेश्चन जब एम सॉल्व होता था उसमें आया था, वहाँ इम्पल्स पूछा था, पार्टिकल का मास दे रखा था और टी नॉट कोई 1 सेकेंड लिख दिया था, मास दे रखा था 0.2 ग्राम या 0.2 kg कुछ, और इस पॉइंट से देखिए पहले है वेलोसिटी लेकिन बाद में क्या 0, तो चेंज क्या होता है 0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस समथिंग, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा जो कि चेंज मोमेंटम होता है नेगेटिव। ऐसा क्वेश्चन एम्स में आया था। यार अभी तो बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन जो बोला था, इस इंटरवल 0 से t0 में कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ ds का क्वांटिटी स्लोप 0 हो गया, पार्टिकल रेस्ट, इसका मतलब बहुत सिंपल, नो नीड टू टाइम वेस्ट। नेक्स्ट डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स, अ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। ये फालतू में हाथी के दांत दिखाने के होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको मालूम है ये आपका फील्ड कैसा है, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। कैसा भी शेप बना दिया, हमको दिख रहा है इनकी वैल्यू कैसे भी लिख दिया 10 20 30 40, ऊपर नीचे कभी लिख दिया, लिखा तो वही 10 20 30 40। अब क्या बोला ए टू बी जा रहे, हर बार वही जा रहे, कहाँ से आ रहे 10 to 40, 10 to 40, 10 to 40, 10 to 40, शेप कुछ भी हो हमेशा चेंज क्या है सेम। इसका मतलब वर्क डन सब पाथ के लिए, जितनी भी सरफेस दिखा रखे अलग अलग ABCD में, सबके लिए क्या होगा सेम होगा, क्योंकि हर के लिए डेल्टा भी सेम है। इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन सेम, वही आंसर हो गया फर्स्ट। बाकी वो पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जब कॉन्फिडेंस है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। ये लिखा है खास बात नहीं, आगे बढ़े। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, a particle moving with velocity v is acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR। जैसे बोला PQR में आगे नहीं बढ़ रहा, यहाँ आ गया, अरे ये तो यार सीधा साइक्लिक चल रहा है, इसका मतलब ये तीनों फोर्स का नेट सम क्या हो गया 0। जब नेट सम 0 हो गया तो फोर्स 0 यानी कि एक्सेलरेशन 0 यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, कई बार ऐसा डायग्राम देख के आपको डराया जाता है, आप बेसिक चीज़ पे चलो, छोटी सी बात थी, साइक्लिक के हिसाब से नेट वेक्टर सम क्या हो गया फोर्स का 0 यानी कि एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। ओह क्या बात है, एक लाइन का जवाब। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड साइंस ऑफ रिवोल्यूशंस आर इंडिकेट इन द फिगर। ये ऐसे ऐसे वर्ड घुमाने के लिखे जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है पूछ क्या रहा है, दिखा क्या रहा है, लेकिन याद आ रहा है
जब किसी पार्टिकल को ऐसे हम रेडियस वेक्टर के हिसाब से रोटेट करते हैं तो एसएचएम कंसेप्ट यहीं से आता है। तो इनडायरेक्टली घुमाकर ये क्वेश्चन एसएचएम का है। और आप देख रहे हो ऑप्शन में भी यहाँ पे कॉस या साइन फंक्शन दिख रहे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एसएचएम को। क्या पूछा है? वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल। आ रहा होगा याद फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एसएचएम। रेडियस वेक्टर ओ वाई डायरेक्शन में घूमा, जरा समझें। जैसे ही घूमा, मान लो t इक्वल टू 0 से ये किसी टाइम t पर यहाँ पे आ गया, ये एंगल इसने बनाया ओमेगा टी। इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पर ये, इसका मतलब पहली बात तो ये कॉस आएगा और पॉजिटिव आएगा, कॉस और पॉजिटिव। तो पहली बात कॉस और पॉजिटिव, नेगेटिव कैंसिल, साइन कैंसिल। अब रह गए 3 और 4। ये स्मार्टनेस तरीका सीखो बच्चों, मैंने 2 ऑप्शन फेल कर दिए, नेगेटिव भी फेल और साइन भी फेल। अब कॉस के अंदर देखें तो व्हाट इज टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड लिखा हुआ है। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2। इसका मतलब कॉस में आएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। आंसर क्या हो गया 4। वापस समझना, क्वेश्चन ने जैसे ही बोला मुझे लग गया कि वो रेडियस वेक्टर के हिसाब से पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इस पर रिवॉल्व कर रहा है, यूं कह दीजिए। इसका मतलब ये हमारे एसएचएम का फंडामेंटल कंसेप्ट को डेवलप कर रहा है और वहां पे कॉस साइन फंक्शन आने चाहिए। जब इसने पूछा वाई प्रोजेक्शन तो मैंने एंगल घुमा के जैसे देखा वाई प्रोजेक्शन में ये क्या आएगा, जब ये एंगल आपका इसके साथ बना हुआ है, जिससे एंगल बनता है उसमें क्या आता है कॉस कंपोनेंट, तो कॉस आना चाहिए, और ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड फेल हो गए। साइन नहीं आएगा और माइनस साइन भी नहीं आएगा, ना साइन फंक्शन आएगा ना चिन्ह माइनस नेगेटिव आएगा। अब रह गए 2, थर्ड एंड फोर्थ। मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर 2 पाई अपॉन टी के हिसाब से पाई बाई 2 बन रहा है, इसलिए यहाँ 3 पाई बाई 2 जबकि यहाँ पाई बाई 2। तो मैं क्या को सॉल्व करके निकालूं सीधे, मैं कह सकता हूँ ये प्रोजेक्शन हमारे एक तरह से y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इस फॉर्म में लिखा जाएगा। और आप देख रहे हैं ए इसका एम्पलीट्यूड जो दिख रहा है 3 और ओमेगा में दिख रहा है पाई बाई 2। देखें जरा, आंसर तो हो गया अपने हिसाब से बिल्कुल 4, कंफर्म है, स्कोर पॉजिटिव है और ये जवाब। तो बच्चों आज का सेशन 10 का दम यहीं विराम देते हैं। और आज आपने ग्राफ के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से अपने 2 एपिसोड के अंदर ये बिल्कुल तय कर लो 10 क्वेश्चन आपका पूरा स्कोर के लिए तैयार हो चुका है। और जाते जाते आज का गुरु मंत्र, अब हम क्योंकि डायग्राम से हमको पिक्चर को देखने में खुशी होती ना, तो आज का गुरु मंत्र यही है, हमेशा खुश रहेंगे, ना कभी निराश होंगे ना कभी परेशान होंगे, और अपने लिए हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा रहेंगे पॉजिटिव। और इंसान को हमेशा रहना चाहिए पॉजिटिव, तभी वो आगे बढ़ सकता है और मुस्कान से कुछ भी कर सकता है। ऑल द बेस्ट।